तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला परीक्षा भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है ब्रह्मास्त्र नंबर 5। यानी कि इससे पहले 4 ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला परीक्षा फ्री क्लास के नाम से, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका सिलेक्शन पर अंतिम प्रहार है। यानी कि जिन लोगों ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, जिनकी तैयारी हो गई है थोड़ी बहुत, वो लोग अगर लगातार ब्रह्मास्त्र सीरीज को कवर करते रहेंगे, लगातार क्लासेज लेते रहेंगे, तो आराम से वो लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। अब उस सिलेक्शन के प्रोसेस में कुछ काम आपको और करने हैं। तो क्या काम है वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो आने वाली है वो टाइम टू टाइम आपके पास तक पहुंच सके, और नोटिफिकेशन बेल भी आपको जरूर दबा लेना है। चलिए, जैसा कि आपको पता है आपकी एग्जाम डेट आगे बढ़ चुकी है। पहले ये 28 फरवरी हुआ करती थी, अब ये 28 फरवरी से आगे बढ़ करके 7 मार्च हो गई है। यानी कि लगभग आप मान के चलिए कि अभी भी आपके पास में लगभग 8 से 10 दिन अभी भी बाकी हैं। तो जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, लेकिन एग्जाम डेट बढ़ने की वजह से अब सोच रहे हैं कि तैयारी कर लें, कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए कि हम तैयारी करके अपनी सिलेक्शन की दौड़ में आ सकें, तो उन लोगों के लिए सक्सेस जंक्शन लेकर के आया है ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट नोट्स। इसमें आपको क्या मिलेगा, 199 में आपको ये कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट थ्योरी रहेगी सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, और 10-10 प्रैक्टिस सेट रहेंगे। साथ ही साथ में जितनी भी टॉप 100 हमने वीडियो कराई हैं, टॉप 100 प्रश्नों की वीडियो की पीडीएफ रहेगी। इसके अलावा जितने भी ब्रह्मास्त्र करा रहे हैं, ये सभी ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ आपको मिलने वाली है। तो अगर अभी भी आप में दम है 6 से 7 घंटे मेहनत करने का, तो आप 6 से 7 घंटे मेहनत करके इस कंटेंट को भी अगर कवर कर लेते हैं, तो अभी भी आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। 660 में से एक सीट आपकी अभी भी पक्की हो सकती है, अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और फॉर्म भर रखा है। ठीक है, इसके अलावा वो लोग जिन लोगों की तैयारी कंप्लीट हो गई है, उन्होंने तैयारी भी अच्छी खासी कर ली है, लेकिन फिर भी उनके नंबर 130 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, 135 पर ही रह जा रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग अगर अपना 15 से 20 नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो वो लोग ले सकते हैं कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट प्रैक्टिस नोट्स। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप लोग ले लीजिए मात्र 129 रुपये में। जिन लोगों की तैयारी हो गई है, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, वो लोग 129 में ये नोट्स जरूर ले लीजिए। इससे आपके नंबर जो 130 वाले हैं वो आराम से 155 145 तक पहुंच जाएंगे। 135 वाले 160 तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में छपे रखेंगे। ठीक है, माने छपे हुए यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ में भी आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज की सारी वीडियो और सारी टॉप 100 की पीडीएफ भी मिलने वाली है। जिन लोगों को केवल अपने थ्योरी को कवर करना है, थ्योरी नहीं पढ़ी है, वो लोग मात्र 128 रुपये में कंप्लीट थ्योरी मंगा सकते हैं। इसके साथ में भी एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी ओल्ड स्टूडेंट जिन लोगों ने 128 वाला पहले पीडीएफ ले रखा है, वो लोग प्रैक्टिस सेट या फिर ब्रह्मास्त्र चाहते हैं, तो वो लोग मात्र 49 रुपये का पेमेंट करके प्रैक्टिस सेट और ब्रह्मास्त्र दोनों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। ये स्कैनर आपको दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर पर आप 199 रुपये का पेमेंट करके या फिर 128 रुपये का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे 7052547003। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। ठीक है, सबके समझ में आ गया। आप चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए आप देखते हैं, पोषण एवं स्वास्थ्य से हम क्लास शुरू करने वाले हैं और चारों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, 60 तक नंबर डाल दीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि 60 में से आपके कितने नंबर आए हैं। और लास्ट में इस टेस्ट का हम आपको जो है कट ऑफ भी बताने वाले हैं कि आपके अगर इतने नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, सब लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करना। अब चलिए शांति से अपन लोग क्लास शुरू करते हैं और प्यार से अच्छे से आपको सारी क्लास देखना है, अंत तक देखना है। मैथ रीजनिंग भी आपका हम करवाने वाले हैं। अच्छे प्रश्न आज हमने सिलेक्ट करके रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है कौन सी है। यानी कि जो माताएं होती हैं उनकी ऐसी कौन सी आदत है जो उनके पेट में पल रहे बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है। उपवास रखना, धूम्रपान करना, कम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेना, या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये सारी की सारी वजह जो है वो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती हैं। अगर वो फास्ट रखती है, अगर महिला गर्भवती है और वो फास्ट रख रही है, तो ये गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो भैया जो भी पूजा पाठ करना है जब आपकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद में कीजिएगा, उससे पहले आपको व्रत नहीं रखना है, क्योंकि जो शिशु आपके पेट में पल रहा है उसका कोई उपवास नहीं चलेगा, वो कोई उपवास नहीं करेगा। उसको उतना ऑक्सीजन और उतनी रक्त, उसको उतना खाना पीना चाहिए। ठीक है, तो उपवास
पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना, धूम्रपान करेंगे तो फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। किसको? जो बालक आपके गर्भस्थ शिशु है। कम कार्बोहाइड्रेट और कम प्रोटीन लेना। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आप कम लेते हैं तो बच्चे की जो हड्डियां हैं वो मजबूत नहीं होंगी, सारे अंग नहीं बन पाएंगे। तो आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन लेना है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जो तीनों ऑप्शन हैं अगर ये करते हैं तो वो बच्चों के लिए हानिकारक हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इनमें से कौन सा भूख नियंत्रण करने वाला हार्मोन है? 4 हार्मोन्स के आपको नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो भूख को नियंत्रित करता है, यानी भूख को बढ़ाता है अगर कम लग रही है, और अगर बहुत ज़्यादा लग रही है तो खाना खाने पर भी उसका कंट्रोल करता है। कौन सा ऐसा हार्मोन है? हिपेरिन हार्मोन है, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, या फिर लेप्टिन है? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स होता है वो भूख को कंट्रोल करता है। आप देखते होंगे जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। डॉक्टर बोलता है कि कुछ ना कुछ आप थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, ठीक है, क्योंकि वो इंसुलिन हार्मोन उनके अंदर होता है जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करता है। लगातार भूख लगती रहती है तो इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज वाले पेशेंट को कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो भूख को कंट्रोल करने वाला कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन होता है। इसी हार्मोन्स को डायबिटीज के पेशेंट बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से या दवाइयों के माध्यम से लेते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3, 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को किस रूप में परिभाषित करते हैं? यानी कि 1 किलोग्राम जल है, किलोग्राम तो नहीं, खैर लीटर होगा, ठीक है ना। तो 1 लीटर जल है या फिर 1 किलोग्राम जल है और उसमें हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, हम अगर 51 करना चाहते हैं तो जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऐसा करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। किलो कैलोरी कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं, किलो जूल कहते हैं, या फिर केवल जूल कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसको हम किलो कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? किलो कैलोरी। यानी कि 1 किलोग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को हम किलो कैलोरी कहते हैं। आपसे किलो कैलोरी की परिभाषा यहाँ पर पूछी गई थी। नंबर 4 देखिए, आहार में क्या शामिल करके एनीमिया की रोकथाम की जा सकती है? यानी जो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, आप जानते हैं ना, एनीमिया के बारे में बहुत अच्छे से आपको बता रखा है और पीडीएफ में भी आपको बहुत अच्छे से करा रखा है, ठीक है ना। एनीमिया क्या होता है? अगर आयरन की कमी शरीर के अंदर हो जाए तो ब्लड बनना कम हो जाता है और इस स्थिति को हम एनीमिया, हिंदी में अरक्तप्लता कहते हैं। बताइए तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो एनीमिया की रोकथाम करेगा? आयरन एवं विटामिन सी, केवल कैल्शियम, केवल आयरन, या फिर फास्फोरस? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आयरन और विटामिन सी, ये दोनों चाहिए तो आपके अंदर एनीमिया कभी नहीं होगा। देखो आयरन की तो आवश्यकता होती है, विटामिन सी क्यों चाहिए आपको बता रखा है। विटामिन सी क्या करता है, आप प्राकृतिक रूप से जितना भी आयरन लेते हैं, जैसे कि पालक से आप आयरन ले रहे हैं, हरी सब्जियों से आप आयरन ले रहे हैं, तो विटामिन सी क्या करता है, इस वाले आयरन को अवशोषित करके शरीर को देता है, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से जो आयरन आप ले रहे हैं उसको अवशोषण करने का काम विटामिन सी के द्वारा किया जाता है। तो विटामिन सी और आयरन, ये दोनों चीजें अगर पर्याप्त मात्रा में रहेंगी तो कभी भी आपको एनीमिया नहीं होगा। केवल आयरन से भी काम नहीं चलने वाला है, विटामिन सी भी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थोड़ा सा स्पीड को तेज ही रखेंगे क्योंकि मैथ और रीजनिंग भी हमको करना है। डीआई के 4 क्वेश्चन आज रखे गए हैं तो डीआई भी हमको करनी है। देखिए, श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि कमजोर और समन्वय की कमी आमतौर पर किसमें देखने को मिलती है? थोड़े से कठिन शब्द हैं लेकिन समझिए क्या कह रहे हैं। श्रवण शक्ति का ह्रास मतलब कि सुनने में अगर परेशानी हो उसको हम श्रवण शक्ति का ह्रास कहते हैं। ह्रास माने कमी, ठीक है। चलिए, और दृष्टि कमजोर समझ रहे हैं, दिखने में अगर दिक्कत हो जाए तो दृष्टि कमजोर हो जाती है। समन्वय की कमी का मतलब है कि जैसे कि आप उनसे बातचीत कर रहे हैं तो आपसे कांटेक्ट सही से कर नहीं पाएंगे। तो ये तीनों कमियां किसमें दिखाई देती हैं? किशोर में, गर्भवती महिलाओं में, वृद्ध और बुजुर्ग में, या फिर सबके अंदर? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप अपने घर में देखते होंगे जो वृद्ध और बुजुर्ग होते होंगे, यानी 60+ एज के जो लोग होते होंगे, उनको इनमें से कोई ना कोई परेशानी आपको जरूर दिखाई देगी। या तो वो सुनने में परेशान होंगे, यानी कि सुनाई नहीं देता होगा, ऊंचा सुनाई देता होगा, या फिर दृष्टि कमजोर हो गई होगी, ठीक है, दूर तक का उनको दिखाई नहीं देता होगा, या समन्वय की कमी आती है, यानी कि वो लोग बातचीत करने में थोड़ा सा मतलब सही से सुन नहीं पाएंगे, तो वो समन्वय की कमी तो आएगी, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा किसमें देखने को मिलता है? बुजुर्गों में ऐसा देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, एमपीएसआई 2025 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुके हैं, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट हैं। एमपी आबकारी, एमपी पुलिस, जेल और वन रक्षक के भी नोट्स कंप्लीट हैं। कोई अगर आपका भाई बहन इन एग्जाम्स को दे रहा हो तो आप बता देना, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वो नोट से प्राप्त कर सकता है। चलिए नंबर 6,
नंबर 6 देखिए, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? फैक्ट वाला प्रश्न है, सीधे आंसर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी है, सामाजिक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम आता है। समय बचाते हुए अपन को चलना है, ज़्यादातर समय हम अपने मैथ और रीजनिंग में देंगे। चलिए, प्रति 100 मिलीलीटर कोलेस्ट्रॉल में कितना प्रोटीन होता है, यानी 100 ml कोलेस्ट्रॉल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, यह आपसे पूछ रहे हैं। 1.01 ग्राम प्रति 100 ml, 8.6 ग्राम प्रति 100 ml, 3.5 ग्राम प्रति 100 ml। आइए आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 8.6 ग्राम प्रति 100 ml में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, यानी कि 100 ml में 8.6 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। आईसीएमआर की पीडीएफ हमने सब लोगों को दे रखी है। जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट लिया है उनको आईसीएमआर मिला है। 199 वाले जिन लोगों ने लिया सबको आईसीएमआर की पीडीएफ मिली है, ठीक है ना। और जिनने 49 का पेमेंट करके बाद में प्रैक्टिस सेट लिया है उनको भी आईसीएमआर की पीडीएफ दे दी गई है। तो टॉप 100 वाली सारी पीडीएफ 199 और 129 वालों को मिलने वाली है। तो जो पुराने लोग हैं वो लोग 49 का पेमेंट करके प्रैक्टिस सेट और सारी टॉप 100 ले सकते हैं, ठीक है। 128 वालों को ऑलरेडी सारी पीडीएफ दी जा चुकी हैं, अब उनको कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाली है। चलिए नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 है, मानव के द्वारा सर्वाधिक खाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? मानव सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को खाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मानव के द्वारा यूज किया जाता है? सेल्यूलोज, काइटिन, फ्रक्टोज, स्टार्च। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। सबसे ज़्यादा मानव स्टार्च को खाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, आईसीएमआर के प्रश्न आ गए हैं। देखो, आईसीएमआर 2020 के अनुसार 0 से 6 महीने तक के शिशु के लिए प्रतिदिन प्रोटीन का आरडीए क्या है, यानी कि कितनी प्रोटीन की मात्रा प्रतिदिन शिशु को दिया जाना चाहिए जो 0 से लेकर के 6 महीने का है? 8 ग्राम प्रतिदिन, 12 ग्राम प्रतिदिन, 50 ग्राम या 20 ग्राम? चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, 8 ग्राम प्रतिदिन उसको जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है आरडीए की। जो 0 से 6 महीने तक का है उसको प्रतिदिन 8 ग्राम प्रोटीन चाहिए रहता है। नंबर 10 देखिए, फिर से आईसीएमआर एनआईएन रिपोर्ट 2020 के अनुसार वयस्क महिला को प्रतिदिन फाइबर की कितनी आवश्यकता होती है? कितना फाइबर उसको पर डे लेना चाहिए? देखिए, 40 ग्राम, 25 ग्राम, 60 ग्राम, 50 ग्राम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 25 ग्राम फाइबर उसको प्रतिदिन लेना चाहिए जो वयस्क महिला है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। आईसीएमआर 2024 के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए? हरी सब्जियां कम से कम इतना तो आपको पर डे लेना ही है। चलिए देख लेते हैं, अगर गर्भवती महिला है तो 500 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम या फिर कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 150 ग्राम हरी सब्जियां जरूर खाना चाहिए जो भी गर्भवती महिला है, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है, क्योंकि हरी सब्जियों से हमें प्राकृतिक रूप से आयरन मिलता है। वैसे आयरन की पत्ता जो है गोली आपको दी जाती है आंगनबाड़ी के द्वारा, लेकिन प्राकृतिक रूप से भी आयरन की आवश्यकता होती है जो कि हरी सब्जियों से मिलता है। तो 150 ग्राम लेना चाहिए। 12, एक समय अवधि में, इसको अच्छे से समझना क्या कह रहा है। एक समय अवधि में आधारी चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? यानी कि एक टाइमिंग दे दी आपको कि 1 घंटे के अंदर। तो 1 घंटे के अंदर आधारी चयापचय का मतलब है कि पाचन, शरीर के अंदर जो पाचन हो रहा है उसे हम हिंदी में चयापचय कहते हैं, ठीक है ना। तो बताइए, आधारी चयापचय के लिए एक समय अवधि में जो ऊर्जा लगती है उसको पचाने में, भोजन को पचाने में जो ऊर्जा लगती है उसे क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, बेसल एनर्जी रेट कहते हैं, ऊर्जा दर कहते हैं, या कोई नहीं? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, यानी कि एक निश्चित समय में खाने को पचाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए रहती है उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर देखते हैं। देखिए, इसको अच्छे से समझना, ये इसमें हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें क्या होता है, यानी अगर आपको दृष्टि दोष हो गया, जिसमें कि निकट दृष्टि दोष हो गया, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, कलर ब्लाइंडनेस होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आज आपका ये कन्फ्यूजन समाप्त होने वाला है। अब जरा आराम से सुनना, इसका सही आंसर पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखिए, उल्टा होता है इसमें। अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है, निकट दृष्टि दोष, तो इसमें पास की वस्तुएं तो दिखाई देंगी आपको, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। समझ में आया? निकट दृष्टि दोष का अर्थ है पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। वहीं दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं,
पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। कभी कभी हिंदी में दिया है तो आप समझ लेंगे, इंग्लिश में दिया है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। वो लोग ये पूछ देते हैं बताइए मायोपिया एक दृष्टि दोष है, तो मायोपिया में क्या होता है। देखिए तो मायोपिया में क्या होता है, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब कैसे याद करेंगे, ये हैं आप और ये हैं आपके पतिदेव जिन्हें हम कहते हैं पिया, ठीक है। अब देखो मायोपिया हमारे पास, यानी कि मेरा पिया जो है अगर वो मेरे पास में रहेगा तो हमें क्या होगा, निकट की चीज़ें अच्छे से दिखाई देंगी, ठीक है। अगर और हमने आपको बताया मायोपिया अगर होता है तो निकट की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे मायोपिया हो गया यानी कि मेरा पिया मेरे पास में है, अगर मेरे पास में मेरा पिया है तो निकट में हमारे है तो निकट की चीज़ें हमको अच्छे से दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे मायोपिया में निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि अगर आपका पिया आपके पास में है तो आप फिर किसी और को नहीं देखेंगे। आप कैसे भी याद कर लीजिए, याद करना, ठीक है। तो आप कहीं दूर नहीं देखेंगे, यानी दूर की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी, निकट की चीज़ें आपको दिखाई देंगी क्योंकि आपका पिया आपके पास में है, ठीक है। बाकी इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपर मायोपिया कहते हैं, ठीक है। जो कि मतलब दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। एक याद कर लो, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा उसका उल्टा। तो मायोपिया का अर्थ है हमारा पिया हमारे पास, यानी कि अगर हमारा पिया हमारे पास में है तो पास की चीज़ें दिख रही हैं, पास की चीज़ें किस में दिखती हैं, निकट दृष्टि दोष में। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब भैया केवल एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं याद करने के लिए, ठीक है ना, ऐसे याद रहेगा हमेशा। इसमें बहुत कन्फ्यूज होता है, लोग गलत लगा करके ही आते हैं और ये फ्री का एक नंबर है, ठीक है, जिसको लोग गलत कर देते हैं। तो ऐसी ऐसी ट्रिक आपको बीच बीच में हम देते रहेंगे। तो इसी बात पर आप एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। आगे बढ़िए। ICMR 2010 के अनुसार 7 से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही महिला की प्रतिदिन कैलोरी अतिरिक्त आवश्यकता क्या होगी, मतलब कि कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी उसको चाहिए अगर 7 से 12 माह के शिशु को वह स्तनपान करा रही है। ICMR 2010 के अनुसार जहां पर भी प्लस लगा दिख जाए समझ लीजिए ये एक्स्ट्रा एनर्जी की बात की जा रही है, यानी इतना उसको अतिरिक्त देना है। तो कितना ऊर्जा अतिरिक्त चाहिए अगर वह स्तनपान करा रही है, उसका शिशु 7 से 12 माह का है। सीधे आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, प्लस 520 किलो कैलोरी उसको एक्स्ट्रा चाहिए अगर 7 से 12 माह के शिशु को वह स्तनपान करा रही है। तो चलिए एक प्रश्न पूछ लेते हैं जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए आप ये बताइए हमारे हृदय में चलो इस छोटा सा ही पूछ लेते हैं, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है ये आपको बताना है। यही आज का प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, बच्चे का नहीं, बच्चे वाला कल आपको बताया था 52 बार, मनुष्य का कितनी बार धड़कता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हालांकि ये प्रश्न भी कल हमने कराया था। अब यहाँ से पता लग जाएगा कि कल किसने अच्छे से वीडियो देखी थी और कितना किसने याद किया था। चलिए ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री की अतिरिक्त कैलोरी आवश्यकता कितनी होती है। अभी क्या है, अभी जो महिला है वो गर्भवती है, ठीक है। तो गर्भवती महिला को कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए रहती है, 350 किलो कैलोरी, 420 किलो कैलोरी, 550 किलो कैलोरी या फिर कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 2010 के अनुसार 350 किलो कैलोरी उसको एक्स्ट्रा चाहिए अगर वह महिला गर्भवती है। ICMR की PDF में ये सारे प्रश्न दिए हैं, ठीक है। तो जो भी ICMR कवर कर लेगा, कल हमने पंचवर्षीय योजनाओं की भी वीडियो डाली थी, तो पंचवर्षीय योजनाओं की PDF आपको जब 6 ब्रह्मास्त्र हो जाएंगे तो बाकी के 3 ब्रह्मास्त्र दिए जाएंगे, उसी के साथ में आपको पंचवर्षीय योजनाओं की PDF मिल जाएगी। बाकी एक और हम टॉप 100 कवर करने वाले हैं बहुत जल्द ही, ICDS और उसके साथ में जो प्रमुख रोग हैं, जो रोग से प्रश्न आते हैं, इनको भी कवर करेंगे। ये दोनों मिलकर के 10 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो हो सकता है आज या फिर कल सुबह वो वीडियो आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम तुरंत बता देते हैं कि वीडियो कब आने वाली है, कौन सी आने वाली है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वैसे लिंक भी आपको मिल जाएगी और आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, सक्सेस जंक्शन लाइव और लिख देना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका पार्ट 1 समाप्त होता है। सीधे चलते हैं सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति की ओर। इसमें आपको टाइम लगने वाला है तो अच्छे से प्यार से समझ करके चलेंगे। देखिए कौन सा शब्द मांसपेशी संकुचन की उस लहर का वर्णन करता है जो भोजन सामग्री को जठरांतरी मार्ग से गुदा की ओर ले जाते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं पूछ क्या रहा है। पेंडुलर गतिशीलता, क्रमानुकुंचन, विभाजन या फिर हॉस्टल मंथन। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। इस गति को हम क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। अब क्या रहा है, क्या ये रहा है, जैसे कि ये आप हो, ठीक है, ये रहा आपका पेट, ठीक है, ये आपकी आंत वगैरह हो गई। अब ड्राइंग पर मत जाना भाई, अपन तो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से आप जो है भोजन को बाहर निकाल रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, आपने भोजन ग्रहण किया,
भोजन आपके पेट में गया, यहाँ पर वो पचा, ठीक है। तो कौन सी ऐसी गति होती है जिसकी मदद से वो भोजन इस तरह से आंतों में होता हुआ गुदाद्वार तक पहुंच करके बाहर निकल जाता है? इसी गति को हम क्या कहते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो इस गति को हम क्रमानुकंचन कहते हैं। आप अपने पेट को देखेंगे, पेट आपका जब आप बैठे रहते हैं तो पेट आपका क्या होता रहता है, ऐसे बाहर निकलता है फिर अंदर जाता है, बाहर निकलता है फिर अंदर जाता है, बाहर निकलता है अंदर जाता है। आप खुद महसूस कीजिए। तो इसी गति को हम क्रमानुकंचन कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेट में खाना पच रहा है और वो धीरे 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 आगे की ओर निकल रहा है, ठीक है ना। तो इस गति को हम क्रमानुकंचन कहते हैं। ये क्या बन गया भैया, ये तो बगुला बन गया ये तो बगुला बन गया है, ठीक है ना। चलिए, समझ में तो आया ना, आपके समझ में आना चाहिए। बस अपना मेन फोकस ये है कि आपको समझ में आए और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो क्वेश्चन को सही करके आए, बस कैसे भी करके आए। कोई भी हमको साम दाम दंड भेद लगाना पड़े, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। DRDA, जिसका फुल फॉर्म होगा जिला ग्रामीण विकास संस्था, इसकी स्थापना कब हुई थी? फैक्ट वाला प्रश्न है, सीधे आंसर देखेंगे 1981 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, 1981 में DRDA की स्थापना हुई थी। आप बताइए 1983 वाला आपको याद है? कल हमने ट्रिक से बताया था 1983 में क्या आया था बताओ? तो 1983 में पहली स्वास्थ्य नीति आई थी। और कैसे ट्रिक से आपको याद दिलाया था? हमने कहा था 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप जीतने से बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो गई जो हमारे दुश्मन थे। तो उनकी तबीयत को सही करने के लिए भारत सरकार ने पहली भारत की स्वास्थ्य नीति लागू की थी। कब? 1983 में। तो ऐसे आपको याद रहेगा। चलिए, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न कंप्यूटर के हैं तो देख लेते हैं। Ctrl+S ये क्या प्रदर्शित करता है? वैसे हम कंप्यूटर की पूरी PDF दे चुके हैं आपको, टॉप 100, टॉप 200, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर की जो बेसिक थ्योरी है, जिनने 199 लिया होगा उनको ये सब कुछ मिला है। 199 वालों को ये सब कुछ मिला है, ठीक है ना। बेसिक थ्योरी मिली है, टॉप 200 मिले हैं, टॉप 100 मिली है, टॉप 100 की दो PDF मिली हैं, जिसमें एक में माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल और MS वर्ल्ड इंटरनेट ये एक अलग है, और बाकी एक में टॉप 100 अलग है, वन लाइनर, ठीक है। तो ये सब कुछ मिला है 199 वालों को, इसीलिए कह रहे हैं 199 अगर आप ले लेते हैं तो आप श्योर सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर आप केवल 199 वाली PDF कंप्लीट करके भी एग्जाम में चले जाते हैं तो, ठीक है। चलिए भैया, Ctrl+S क्या प्रदर्शित करता है? शिफ्ट प्रदर्शित करता है, अंडू करता है, सेव करता है, फिर कॉपी करता है। तो अगर आप Ctrl+S साथ में दबाते हैं तो ये सेव कर देता है। क्या करता है? जो मटेरियल आपने लिखा है उसको सेव कर देता है। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके विकास से जुड़ी हुई है? 4 ऑप्शन है। युवाओं के विकास से, ठीक है, बच्चों के विकास से, शिशुओं के विकास से, वरिष्ठ नागरिकों के विकास से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के लिए चालू की गई थी। 20 नंबर देखिए। एड्स एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में कैसे फैल सकता है? अगर किसी को एड्स हो गया है तो वो दूसरे संक्रमित व्यक्ति में कैसे फैल सकता है? तो देखिए, भोजन साझा करने से नहीं भैया, भोजन अगर साथ में करोगे तो एड्स नहीं फैलता है। हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। मच्छर काटने से एड्स नहीं फैलता है। संक्रमित खून से, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया तो उसमें भी एड्स हो जाएगा। यानी खून चढ़ाने से, सिरिंज से और जो है यौन संपर्क से, इनसे एड्स फैलने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। चलिए 21 नंबर, यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग शुरू हो रहा है। 5 प्रश्न मैथ के, 5 प्रश्न रीजनिंग के हम हर एक उसमें लेते हैं, किसमें? ब्रह्मास्त्र में, ठीक है। और इतने ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे मैथ रीजनिंग के, ठीक है। फिर भी हम T20 वाले में 10-10 प्रश्न कराते हैं, लेकिन 5-5 प्रश्न ही आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत अगर पूछेंगे तो 10 प्रश्न पूछेंगे। अब चलिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझना इसको। निखिल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़कर के 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर के 4 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, यह आपसे पूछा है। अब देखो, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने क्या किया है, इसमें आप बड़ी गलती कर सकते हैं। पहले ऑप्शन देख लो, पूरब जाएगा, उत्तर जाएगा, पश्चिम या फिर दक्षिण। आप लोग इसको पॉज करके सॉल्व कर लेना, आंसर लगा लेना, ठीक है। अब हम आपको इसको सॉल्व करना बताते हैं। इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है कि किस दिशा की ओर हो जा रहा है। तो ये दूरियों का इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा कि 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर आपको दूरी इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है दिशा के बारे में। तो दूरी लेकर के आप क्या करोगे, ठीक है ना। यहीं पर लोग बड़ा टाइम लगा देते हैं। 4 किलोमीटर दौड़ाओ, 5 किलोमीटर दौड़ाओ। काहे दौड़ाओ भैया? जब आपसे दिशा पूछ रहा है तो दूरी क्यों ले रहे हो? तो सीधे दिशा पर काम करेंगे। क्या कह रहा है? उत्तर की ओर चलाओ, ठीक है। हम इसको उत्तर की ओर चलाते हैं। उत्तर कहाँ होता है? देखो ये रहा, ये देखो, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। कह रहा है कि उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। तो हमने उत्तर की ओर चलाया, लो भैया उत्तर की ओर चला, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, लो भैया बाएं मुड़ा दिया, 4 किलोमीटर चला दिया। अब हमें नहीं लिखना 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर से मतलब नहीं है, दाईं ओर मुड़ा दिया, ठीक है।
फिर वह दाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है, हमें मतलब नहीं है दाएं मतलब कितने किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है ये मतलब है। तो दाएं मुड़ गया और पूछ रहे हैं कि किस दिशा में वह जा रहा है। तो देख लो भैया, इधर पूरब होती है, पूरब दिशा की ओर जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूरी से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने दिशा के बारे में पूछा है। आप सीधे कर सकते थे, उत्तर की ओर चलता है, फिर क्या कह रहे हैं, बाएं मुड़ता है, फिर कह रहे हैं दाएं मुड़ता है, फिर कह रहे हैं दाएं मुड़ता है। बस किधर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है, बात खत्म। दूरी से मतलब नहीं रहेगा। एक बार प्रश्न पढ़ लेना, क्या उसमें दूरी पूछा है कि नहीं। अगर केवल दिशा पूछ रहा है तो फिर दूरी को अपने दिमाग में मत लेना, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। चलिए 22 नंबर देखिए, यह एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये पिछली बार आपके एग्जाम में आया था, जब आपका एग्जाम ऑफलाइन हुआ करता था, ठीक है। ये आपके एग्जाम का नहीं, हाँ ये आपके एग्जाम का नहीं, किसी दूसरे एग्जाम का है, शायद ये छत्तीसगढ़ वाले का है। छत्तीसगढ़ में ये पूछा गया था महिला पर्यवेक्षक में, ठीक है, जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है। ओपन डाइस, ओपन डाइस के बारे में आपको समझा रखा है, अच्छे से बता रखा है ओपन डाइस क्या होता है। ओपन डाइस में क्या होता है आपको पता है ना, अल्टरनेट वाला सिस्टम चलता है। अब ये कह रहे हैं दी गई आकृति को मोड़ करके निम्न में से कौन सा घन बनाया जा सकता है, इनमें से कौन सा घन आप बना सकते हैं। आपको बताया था कैसे होता है अल्टरनेट। ऐप के बगल में क्या, ऐप के नीचे क्या आएगा, विपरीत निकालते हैं। ऐप के नीचे क्या आएगा, तो ऐप के बाद में एक बॉक्स छोड़ दीजिए और जो आएगा वही नीचे आएगा। तो ऐप के नीचे आएगा बी, ठीक है, यानी ऐप के बाद में एक बॉक्स छोड़ा बी। ई के नीचे क्या आएगा, ई के नीचे एक बॉक्स छोड़ दो, ई के बाद में बी छोड़ करके सी लगा दो, ई के नीचे सी आएगा। अब बचा कौन, ए बचा, और ए के नीचे डी आ जाएगा। समझ में आया। देखो इसमें क्या हो रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि इस तरह इससे मिला करके कौन सा बॉक्स बनेगा। तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि कौन किसके विपरीत होगा, कौन किसके विपरीत फलक पर होगा। तो ऐप के विपरीत कौन हो जाएगा, ऐप के विपरीत हमेशा बी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐप के बाद में एक को छोड़ करके मिला देते हैं। ई के विपरीत में कौन होगा, ई के उल्टी फलक पर सी हो जाएगा, तो ई के नीचे सी आएगा, ठीक है। बचा ए, और ए के नीचे कौन आएगा, डी आएगा। अब चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है ऐप के बगल में ई, क्या ऐप के बगल में ई आ सकता है, सर ई तो आ सकता है, लेकिन ऐप के बगल में बी नहीं आ सकता है। ऐप के बगल में बी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बी को ऐप के नीचे वाली फलक पर होना चाहिए। यहाँ पर बगल में दे दिया तो ये कट जाएगा। अगला देखो, अगला है ऐप के बगल में डी आ सकता है, हाँ सर ऐप के बगल में डी तो आ सकता है, ऐप का डी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। क्या ई के बगल में डी आ सकता है, हाँ सर ई के बगल में भी डी आ सकता है, क्योंकि ई का डी से कोई संबंध नहीं है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी के दो भी चेक कर लीजिए। क्या ई के बगल में सी आ सकता है, नहीं सर ई के विपरीत फलक पर सी होना चाहिए, बगल में नहीं होना चाहिए, तो ये कट जाएगा। डी के बगल में ए आ सकता है, डी के बगल में ए नहीं आ सकता, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे फलक पर होंगे, बगल में नहीं हो सकते हैं, तो ये भी कट जाएगा। यानी अपना आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर, चित्र नंबर 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। यहाँ पर बी कर लेना, जब हम पीडीएफ देंगे तो सही करके देंगे, समझ, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। दूसरा वाला चित्र जो है वो इसमें सही बता रहा है। चलिए आप लोगों ने लगा लिया, क्या आंसर आया था, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसको पहले भी करा चुके हैं आपको, ये ओपन डाइस वाला है ना, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है भैया जिसका जैसे पहले का संबंध दूसरे से है वैसे तीसरे का संबंध चौथे से होगा। अब बताओ, इसमें लगाओ दिमाग भैया, क्या चल रहा है सिस्टम इसमें। कह रहे हैं कि 25 से 632 पर पहुंच रहे हैं हम, ठीक है। तो बताइए 14 से उसी प्रकार हम किस पर पहुंचेंगे। आप सबसे पहले 25 से 632 पर कैसे पहुंच सकते हैं, ये तो कंफर्म है कि 25 का वर्ग 625 होता है, यानी वर्ग करके ही इसके आगे कुछ हो रहा है। अच्छा सर वर्ग करके 7 जोड़ने काम चलेगा क्या, हाँ सर 7 तो जोड़ रहे हैं। देखो 25 का वर्ग 625, 625 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 632 आएगा, यानी 7 जोड़ रहे हैं। चलो इसमें भी 7 जोड़ देते हैं। 14 का वर्ग 196, 196 में जब हमने 7 जोड़ा तो 203 आ गया। क्या 203 ऑप्शन में है क्या, नहीं सर 203 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 201 है ऑप्शन में। तो सर ये तो अपना सिस्टम फ्लॉप हो गया। नहीं भैया फ्लॉप तो हो गया, लेकिन इससे हमें एक आइडिया लग गया कि कुछ ना कुछ तो इसमें और चल रहा है। तो इसमें चल क्या रहा है, 5 और 2 को भी जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। यानी पहले 25 का वर्ग करो 625, उसके बाद में इस संख्या को जोड़ो, 5 और 2 7, और अब इसमें 7 जोड़ेंगे तो 632 आएगा। यानी अपन इसमें क्या करेंगे, 14 का वर्ग 196, और इस 4 और 1 को जोड़ करके जब आप 5 करोगे तो 196 और 5 मिल करके 201 बन जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, क्या कर रहे थे, 25 का वर्ग किया और उसमें इन दोनों को जोड़ करके ऐड कर दिया। 14 का वर्ग किया 196, उसमें इन दोनों को जोड़ करके 5 ऐड कर दिया, 201 आ गया, ठीक है। तो आपको अपना दिमाग साथ में लेकर के जाना है, ऐसा मत करना दिमाग घर पे छोड़ गए, दिमाग कह रहा हम नहीं चल रहा भैया, ठीक है। तो आपको ये मतलब कि तरीका आना चाहिए कि दिमाग को कैसे भी करके उसको उल्लू बनाओ, उसको लालच दो, कुछ भी करो, लेकिन एग्जाम सेंटर में अपने साथ लेकर के जाओ, ठीक है। घर पे छोड़ करके मत जाओ, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। देखो
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, हाँ भैया इसको अच्छे से समझ लेना, उसके बाद इसको करना। चलिए, कथन और निष्कर्ष वाला अच्छे से समझाएंगे आपको, अच्छे से आपको समझना है, सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, इसकी गारंटी मेरी है। देखो क्या कह रहा है, कथन कह रहा है सभी फूल पेड़ हैं, तो हमने फूल को लिखा फू, केवल फू लिखेंगे। सभी फूल पेड़ हैं, पेड़ है, ठीक है भैया। उसके बाद सभी पेड़ जंगल हैं, सारे के सारे जो पेड़ हैं, एक मिनट रुकना, क्या कर दिया ये, एक मिनट काटो यहाँ से, ये लो, फिर से करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ भैया लो, नीचे नीचे बनाते हैं अपन, ऊपर नहीं बनाएंगे। सभी फूल जो हैं वो क्या है, पेड़ हैं, ठीक है, पेड़ हैं। सभी पेड़ जो हैं वो क्या है, जंगल हैं, ठीक है, जंगल हैं। उसके बाद में कोई जंगल पहाड़ी नहीं है, तो पहाड़ी एकदम अलग हो जाएगी, पहाड़ी यहाँ पर हो जाएगी, लो बना दो पहाड़ी, ये लो पहाड़ी अलग बन गई और इनके बीच में क्रॉस का निशान लगा दो, बस हमारा फिगर बन गया। अब चलो मैचिंग करते हैं। कोई फूल पहाड़ी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये फूल तो इसके अंदर है, पहाड़ी से टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। दूसरा देखिए, कोई पेड़ भी पहाड़ी नहीं है, पेड़ देखो कहाँ पर है, ये रहा पेड़ अंदर, पहाड़ी से टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही हो गया। कुछ जंगल फूल हैं, ये रहे जंगल, क्या जंगल फूल से टच हो रहे हैं, हाँ सर हो रहे हैं, इतने जंगल जो अंदर वाले हैं वो फूल से टच हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि सारे के सारे निष्कर्ष फॉलो करते हैं। अब अपन ऑप्शन देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया गया है कि सारे निष्कर्ष फॉलो करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यदि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आपके आ गया होगा, पहले भी आपको ऐसा प्रश्न हमने समझाया था। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके जनरल नॉलेज को ये चेक करेगा, ठीक है ना, रीजनिंग में भी जनरल नॉलेज पूछ रखा है। चलिए अब ये प्रश्न आपके जितने प्रश्न हम करा रहे हैं ये किसी न किसी एमपी ईएसबी के एग्जाम में आ चुके हैं, यही प्रश्न आपके एग्जाम में घूम फिर करके आएंगे। इससे पहले आपका छत्तीसगढ़ में महिला परीक्षक का एग्जाम हुआ था, उससे पहले आपके राजस्थान में महिला परीक्षक का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ के प्रश्नों को भी हमने उठाया है, क्योंकि एमपी ईएसबी अगल बगल के राज्यों से भी प्रश्नों को लेता है, ठीक है ना। इनने अभी इससे पहले सुपरवाइजर का करवाया था, चलो देखते हैं इनने क्या पूछा था, अच्छा इनने ये पूछा था, चलो हम भी यही पूछ लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम हर तरह से आपकी तैयारी करवा रहे हैं और फ्री में तैयारी करवा रहे हैं, मात्र आपको नोट्स हम दे रहे हैं 199 रुपये में। अगर कोई आपको इस तरह से तैयारी करवाए तो हमसे आकर के बात कर लेना, ठीक है ना। लोग 1599, 1600, 2000, 2200 रुपये ले रहे हैं, लेकिन हमने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी क्लासेज आपको फ्री देंगे यूट्यूब पर, कभी कोई चार्ज नहीं लेंगे, केवल नोट्स का चार्ज लेंगे, क्योंकि हमको जो टीम बैठी है आपको नोट्स भेजने वाली, उसको भी तो पेमेंट करना है ना, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपकी हेल्प जरूरी रहती है, तो सबको शेयर कीजिएगा, सब लोग नोट्स जरूर लीजिएगा। चलिए, पहला विकल्प दूसरे से संबंधित है, वैसे तीसरा चौथे से होगा, तो चलिए देख लेते हैं। कांडला गुजरात से संबंधित है, पारादीप किससे संबंधित होगा। कांडला आप सबको पता है, कांडला एक बंदरगाह है जो कहाँ पर है, गुजरात में है। तो आपसे पूछा है पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब इसमें सीधे सीधे आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जिसकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी वो यहाँ पर 1 नंबर ले जाएगा, और नहीं तो फिर 1 नंबर उसके खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो उड़ीसा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से मैथ आपका शुरू हो रहा है, तो चलिए मैथ कर लेते हैं। देखो मैथ में क्या कहा है, 45,000 रुपये को ए, बी तथा सी के बीच 3:2:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो ए का हिस्सा बताइए। आपको कई बार बताया है, जब भी आपको अमाउंट दिया गया हो, रेशियो दिया गया हो, तो इस रेशियो के योग के बराबर ये जो है अमाउंट हो जाएगा। तो जोड़ लो इन तीनों को, 5 और 2 7, 7 और 3 10, यानी कि 10x बराबर कितना हो गया, 45,000 हो गया। लो भैया x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालोगे तो इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू निकल करके आएगी 4500। अब देखो किसकी पूछी है, तो a का हिस्सा बताइए। a का हिस्सा कितना है, 3, तो 4500 में बस 3 का गुणा कर दो, लो कर दो गुणा, 3 0 0, 3 5 15 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 13,500 रुपये जो है वो ए का हिस्सा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आ गया समझ में। तीनों को जोड़ना है, योग के बराबर लिखना है, x की वैल्यू निकालनी है, फिर चाहे जिसका पूछ ले, ए का पूछ ले तो 3 से गुणा कर दो, बी पूछ ले 2 से, सी का पूछे 5 से गुणा कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। यहाँ से आपकी डीआई शुरू हो रही है। ये भी एक दीदी ने प्रश्न भेजा था, हालांकि उन्होंने एक ही प्रश्न भेजा था, उसके भी ऑप्शन नहीं भेजे थे, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये पता नहीं किसकी डीआई है, ठीक है, पर भेजा है उन्होंने, तो हम यहाँ पर सॉल्व करा लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलो यहाँ पर आपको एक देखिए बार ग्राफ दिया गया है, और बार ग्राफ से ही आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखो क्या पूछा है, सभी वर्षों में कुल मिलाकर के हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जोड़ घटाना गुणा भाग और विभाज्यता के नियम सब कुछ आपसे इसमें पूछा जा सकता है। क्या कह रहे हैं, सभी वर्षों को मिलाकर के हिंदी के विद्यार्थी टोटल कितने हैं ये आप बताइए। यहाँ पर आपको वर्षों की संख्या दी गई, वर्षों का नाम दिया गया है, और यहाँ पर बताया कि देखो जो गणित वाले हैं वो इस तरह की जो डॉटेड लाइन, मतलब इस तरह की जो खड़ी लाइन है वो गणित को दिखा रहा है। जो अंग्रेजी वाले हैं ये
डॉटेड लाइन जो है वो अंग्रेजी को दिखा रहा है, और जो हिंदी है वो खाली लाइन जो है जिसमें कुछ नहीं भरा है वो हिंदी को दर्शा रहा है। चलिए अब देखिए, अब सभी वर्षों को मिला करके हिंदी के लोगों को काउंट करके आंसर लिख देना, बस इतना ही आंसर होगा आपका। चलिए काउंट कीजिए। देखो हिंदी पहले ये रहा, तो पहले 5 5 हो गया, उसके बाद दूसरे में भी 5 5 प्लस 5, तीसरे में देखो कितना जा रहा है 15 जा रहा है, 5 प्लस 5 प्लस 15, चौथे में देखो कितना जा रहा है 25 जा रहा है प्लस 25, पाँचवें में कितना जा रहा है देखो 25 के बाद में 20 जा रहा है प्लस 20, 1 2 3 4 5 5 हो गए, 1 2 3 4 5 5 साल हैं, 5 नंबर मिल गए, ऐड कर दो, 5 और 5 10, ठीक है, 10 और 15 कितने हो गए 25, 25 और 25 कितने हो गए 50, 50 और 20 कितने हो गए 70, यानी कि सभी वर्षों को मिला करके हिंदी लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 70 है। चलिए देखिए 70 कहाँ दिया गया ऑप्शन में, 70 90 80 50, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सीधे जोड़ना था, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दें जिससे कि आपको दिखाई दे। ये रहा, वर्ष 2009 में गणित के विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2006 में गणित के विद्यार्थियों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। यहाँ पर ये कर लेना कितना प्रतिशत है, अधिक मत करो, कितना प्रतिशत है, यानी कि जो वर्ष 2009 में गणित की विद्यार्थियों की संख्या है वो 2006 के गणित के विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए देख लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए है 8%, ऑप्शन बी 100.100/7, ऑप्शन सी है 250/7 या फिर 120/15। ठीक है, ये अधिक शब्द काट देना नहीं तो आंसर चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखो अब अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वर्ष 2009 में गणित के विद्यार्थियों की संख्या देखो कितनी है, कहाँ है वर्ष 2009, ये रहा, गणित कहाँ है, ये लाइनिंग वाला गणित हो गया, तो ये 5 है, यानी कि वर्ष 2009 में गणित के विद्यार्थियों की संख्या 5 है। 2006 में कितना है, ये रहा 2006 में 35 है, तो 5/35 परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, काट दो, 5 से 35 को काटोगे 7 बार जाएगा, 100/7 ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर दिया गया है। आ गया समझ में। सबसे पहले 2009 में गणित के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5 है, पूछना ये जो 5 है ना वो 2006 के गणित के विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है, तो 2006 वाला जो है वो नीचे आ जाएगा कितना 35, और परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो 7 से डिवाइड दे देंगे, 100/7 अपना आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 29 नंबर देखिए, सभी वर्षों को मिलाकर के गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या बतानी है। एवरेज आपसे पूछा है, हमने आपको बताया था एवरेज का अर्थ क्या होता है, सभी आंकड़ों का जोड़, सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। अब चलिए यही हम यहाँ पर करने वाले हैं, सभी वर्षों को मिलाकर के गणित चुनने वाले। तो सबसे पहले अपन ऐड करेंगे कि गणित चुनने वाले कितने हैं सभी वर्षों को मिलाकर के। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो ये रहा आंसर, ये रहा आपका जो है ऑप्शन, आप लोग देख करके आंसर लगा लेना। ठीक है, हम पहले ऐड कर लेते हैं कि गणित में टोटल कितने छात्र हैं। चलिए ऐड करिए। देखो गणित कहाँ है, यही क्रॉस वाला, देखो यहाँ पर कितने हैं 15, 15 और 35 कितना हो जाएगा, 15 और 35 50 हो गया, 50 और 15 कितना हो गया 65 हो गया, 65 और 30 कितना हो गया 95 हो गया, 95 और 5 कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 100, और टोटल साल कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल साल है 5, भाग दे दो, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा 20। ठीक है, तो यानी कि सभी वर्षों में गणित लेने वाले छात्रों की संख्या का एवरेज औसत कितना है 20 है। आ गया समझ में। सभी वर्षों के गणित की संख्या जोड़ लो और इसमें 5 का डिवाइड दे दो, क्योंकि 5 वर्षों की बात की गई है, तो आपका आंसर 20 निकल करके आ जाएगा। नंबर 30 देखिए, नंबर 30 क्या कह रहा है, वर्ष 2006 में अंग्रेजी वाले विद्यार्थी और वर्ष 2009 में अंग्रेजी वाले विद्यार्थियों के बीच अनुपात कितना है। तो चलो देख लेते हैं, 2006 में अंग्रेजी कितने लोगों ने ली है, 2006 में अंग्रेजी ली है 25 लोगों ने। ठीक है सर, 2009 में अंग्रेजी कितनी ली है, 2009 में अंग्रेजी ये रही 20, 25/20 काट दो, 5 × 25 25, 5 × 20, 5/4 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 5/4। इस तरह से आपका चैप्टर सेकंड यानी कि जो आपका टॉपिक नंबर सेकंड है वो भी समाप्त होता है, पार्ट नंबर सेकंड समाप्त होता है। पार्ट नंबर 3 मैनेजेरियल स्किल की ओर चलते हैं, जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, और कहें तो इसे प्रबंधकीय कौशल कहते हैं। चलिए सीखते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, किस चरण में प्रेषक यह चुनता है कि संदेश कैसे प्रेषित किया जाएगा। अगर संदेश को आप भेज रहे हो व्हाट्सएप मान लो, ठीक है, तो संदेश को कैसे प्रेषित किया जाएगा ये किस चरण में चुना जाता है, डिकोडिंग में, एनकोडिंग में, चैनल चयन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रेषण के बारे में सब कुछ आपको बता रखा है, आपको सारे चरण भी बता रखे हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर हमको सेंड करना है, ठीक है ना, संदेश को, तो किस माध्यम से सेंड किया जाएगा, ये कहाँ पर हम चयन करते हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चैनल चयन के द्वारा हम ये चयन करते हैं। किस चरण में ये चुनता है,
किस चरण में हम यह चुनते हैं कि हमको संदेश किस माध्यम से भेजना है। तो चैनल चयन नामक जो आपका माध्यम होता है, जो आपका चरण होता है, उसमें हम यह चुनते हैं कि हमको ये मैसेज किसके माध्यम से भेजना है, कैसे हम संदेश को प्रेषित करेंगे। तो चैनल चयन में आपका व्हाट्सएप आ जाता है। मान लो हमको व्हाट्सएप से भेजना है तो चैनल चयन क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप हो जाएगा। मान लो हमको टेलीग्राम से भेजना है तो चैनल चयन क्या हो जाएगा, टेलीग्राम हो जाएगा। फेसबुक से भेजना है, चैनल चयन क्या हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा। मोबाइल से भेजना है तो मोबाइल हो जाएगा। तो चैनल चयन वाले चरण में प्रेषक यह चुनता है कि संदेश को कैसे प्रेषित किया जाएगा। एसएमएस के माध्यम से कुछ लोग प्रेषित कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है, कौन सा परिप्रेक्ष्य संचार में शक्ति की गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है। जैसे ही आपको सामाजिक परिवर्तन आ जाए तो समझ लेना ये किसी नए चीज़ की बात कर रहा है। कहीं पर भी परिवर्तन होगा तो कोई नई चीज़ निकल करके आएगी, और नई चीज़ को हम क्या कहते हैं, आधुनिक कहते हैं। कहते नहीं, आधुनिकता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये चीज़ें अब आधुनिक हो गई हैं, मोबाइल आधुनिक हो गया है, तो नई चीज़ों को हम आधुनिक कहते हैं। और सामाजिक परिवर्तन हमेशा नई चीज़ों में होता है। तो जहाँ पर भी आपको आधुनिक शब्द मिल जाए समझ लीजिए वही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है कि आधुनिक चीज़ें जो है, गतिशीलता जो है और सामाजिक परिवर्तन जो है वो आधुनिक गति से हो रहा है, यानी कि नई नई चीज़ें आ रही हैं और नई नई चीज़ों का आना ही परिवर्तन कहलाता है। इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 देखिए, 33 क्या कह रहा है, मौखिक संचार के संदर्भ में, मौखिक संचार के संदर्भ में एनकोडिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है। अब एनकोडिंग क्या होती है अभी आपको समझाते हैं, पहले आंसर देखिए। वक्ता के संदेश पर श्रोता की व्याख्या, नहीं भैया। वक्ता द्वारा विचारों को भाषा में ढालने की प्रक्रिया, या फिर संवाद के विवादों का निपटान, या फिर कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वक्ता द्वारा विचारों को भाषा में ढालने की प्रक्रिया। आप देखते हैं कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में भाषा बाइनरी में लिखी रहती है, ठीक है ना। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। अब आपने कुछ भी कहा तो कंप्यूटर अगर अपने हिसाब से उसको ढालेगा, अपनी भाषा में ढालेगा, तो बाइनरी में डिकोड करके लिखेगा। तो यही कह रहे हैं कि अगर मौखिक संचार के संदर्भ में एनकोडिंग मुख्य रूप से किससे संबंधित है। एनकोडिंग का मतलब है कि श्रोता जो बात कह रहा है उसको हम अपनी भाषा में ढाल लें, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। नहीं, इसको तो डिकोडिंग कहेंगे। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, यहाँ पर आप लोग कर लेना डिकोडिंग, ठीक है। देखो डिकोडिंग, डिकोडिंग, डिकोडिंग का अर्थ ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हमारे पास में आ रही है, हम उसको अपने भाषा में ढाल लें, उसको हम डिकोड कहते हैं। कहते नहीं भाई, मतलब एक दोस्त है, ठीक है, एक दोस्त है, वो दूसरे दोस्त को संदेश भेज रहा है, ठीक है। सामने पापा बैठे हैं, तो कैसे भेजेगा, अपनी भाषा में भेजेगा, कुछ भी बोल देगा। मान लो बोलेगा भैया उधर आम के पास में जाना है, तो वो बोलेगा मैंगो नियर मैंगो, नियर मैंगो, मतलब कुछ भी करके उल्टा सीधा बोलेगा। और ये जो दोस्त है वो इसके द्वारा भेजेगा संदेश को डिकोड कर लेगा। तो इसने क्या किया, इसने एनकोडिंग की। इसने अगर अपने संदेश को भेजा तो एनकोडिंग में भेजा, और इसने क्या किया, उस चीज़ को डिकोड कर लिया, यानी कि अपनी भाषा में ढाल लिया। तो वक्ता द्वारा अपने भाषा में ढालने की प्रक्रिया को हम डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग एनकोडिंग में अंतर समझ गए। अगर कोई व्यक्ति संदेश को भेज रहा है तो वह अपनी भाषा में भेजेगा, इसको हम एनकोडिंग कहेंगे। जिसके पास में संदेश पहुंच गया वो अपनी भाषा में तोड़ लेगा, उसको हम डिकोडिंग कहेंगे। तो ध्यान रखना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और यहाँ पर डिकोडिंग होगा, जिसको कि हम जब नोट्स देंगे आपको तो वहाँ पर सही कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको एकदम करेक्ट होकर के मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। फिलहाल आप तो कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, एनकोडिंग डिकोडिंग। उम्मीद करते हैं दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे, दोनों में अंतर क्या होगा ये भी आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं 34 नंबर पर। ज्ञापन स्वाभाविक रूप से किसका एक रूप होता है। ज्ञापन जानते हैं, आपको अपनी बात किसी को कहनी है। आप देखते रहोगे भैया हमने आज MPESB में ज्ञापन दिया, हमारी एग्जाम डेट आगे बढ़ गई, जिसके विरोध में हमने MPESB में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आप अपना विरोध दर्ज कराते हैं, अपनी बात लिख करके भेजते हैं। तो वही पूछ रहा है कि ज्ञापन स्वाभाविक रूप से किसका एक रूप होता है। मौखिक संचार का नहीं भैया, गैर मौखिक का नहीं भैया, लिखित संचार का एक माध्यम होता है। अपनी बातों को आप लिख करके ज्ञापन में देते हैं, ठीक है। तो ज्ञापन कैसा है, एक लिखित संचार का माध्यम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या कह रहा है देखिए, संचार के लेन देन मॉडल में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। संचार का लेन देन मॉडल क्या होता है, तो आपको पहले ही बता रखा है। लेन देन का मतलब है कि आप कोई चीज़ कह रहे हैं, सामने वाला उसका जवाब दे रहा है, इसी को हम लेन देन मॉडल कहते हैं, ठीक है। इसी को डुप्लेक्स मॉडल भी कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा इससे संबंधित नहीं है। अगर आप किसी के पास में कोई चीज़ भेज रहे हैं, कोई संदेश, दूसरा आपके पास में उसका जवाब दे रहा है, तो दोनों पक्ष एक साथ प्रेषक और रिसीवर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये प्रेषक रहेगा तो ये रिसीवर रहेगा। इसने संदेश भेजा तो इसने रिसीव किया, दो चेहरा बना देते हैं ना, काहे को कन्फ्यूजन करें। ये लो,
ये लो आप, ये आप हैं और ये आपके वो हैं। अब वो में कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपने अपना कोई संदेश भेजा तो ये रिसीव करेंगे और ये आपको रिप्लाई करेंगे। तो इस स्थिति में दोनों जो प्रेषक और श्रोता हैं, दोनों रिसीवर की तरह कार्य करते हैं। करेक्ट है भैया, ये सही बात है। संदर्भ संचार को प्रभावित करता है। किस संदर्भ में बात की जा रही है, ये इस संचार को प्रभावित करता है। मान लीजिए अच्छी बातें की जा रही हैं तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, अच्छे संदर्भ में बात की जा रही है। मान लीजिए लड़ाई झगड़े की बात की जा रही है तो दोनों के चेहरे इस तरह से डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो जो संदर्भ है वो संचार को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है भैया। अर्थ प्रतिभागियों द्वारा सह निर्मित होते हैं, यानी ये जो चीज़ कह रहा है ये भी उसको समझ रहा है, यानी अपने आप से वो अर्थ निकाल ले रहा है। जो अर्थ ये दे रहा है वो अर्थ ये निकाल ले रहा है, यानी कि जो प्रतिभागी होते हैं, जो सहभागी होते हैं, उनके द्वारा अर्थ सह निर्मित होते हैं, यानी कि अपने आप से वो लोग अर्थ निकालते हैं। मान लीजिए इसने कोई चीज़ बोली और इसने उसका उल्टा अर्थ निकाल लिया तो फिर क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। और मान लीजिए इसने कुछ अच्छा बोला और इसने उसका सही अर्थ निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, हंसी हो जाएगी, खुशी हो जाएगी, ठीक है। तो जो अर्थ होते हैं वो दोनों प्रतिभागियों द्वारा सह निर्मित होते हैं, एक दूसरे से वो अपने अपने अर्थों को निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह संचार की एक तरफा प्रक्रिया है, यही गलत है। जो लेन देन प्रक्रिया होती है वह संचार की दो तरफा प्रक्रिया होती है, ना कि एक तरफा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यह संचार की एक तरफा प्रक्रिया ना होकर के यह संचार की दो तरफा प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आ गया समझ में? अगर आ गया हो समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपके कमेंट जो हैं हमारे लिए दवाई का काम कर सकते हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। तबीयत हमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है, आप सब लोगों की दुआओं का असर है कि तबीयत काफ़ी ठीक हो चुकी है और लगातार हम आपका और अच्छे से क्लास लेने का प्रयास कर रहे हैं, दो क्लास अब लेने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नंबर 36 देखते हैं। 36 है, IRDP की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? आपको पता है 3 से 4 प्रश्न पंचवर्षीय योजना के कह सकते हैं, 5 से 6 प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना की टॉप 100 की वीडियो हमने बना दी है, कल ही बनाई थी। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके जरूर देख लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा सबके पास में। IRDP की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? सीधे आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान IRDP की स्थापना हुई थी। 37 नंबर देखिए, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कल जो हमने पंचवर्षीय योजना की वीडियो बनाई है ना, उसमें हर चीज़ कवर की है हमने कि कितनी लक्ष्य रखा गया था, कितनी हमने प्राप्ति की, कितनी GDP बढ़ी, कितनी MNP बढ़ी, सब कुछ बता रखा है हमने एक एक पंचवर्षीय योजना के बारे में। अगर पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सारे प्रश्न अपनी उसी वीडियो उसी PDF से आने वाले हैं। और वो PDF मात्र 199 रुपये में जिन लोगों ने PDF खरीदी है, 129 रुपये में जिन लोगों ने PDF खरीदी है, उन लोगों को ही दी जाएगी, ठीक है। या फिर जिन्होंने बाद में 49 का पेमेंट करके खरीदा है, उन लोगों को पंचवर्षीय योजनाएं, ब्रह्मास्त्र, ये सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट पैकेज अगर आप लेना चाहते हैं तो 199 वाला जरूर ले दीजिएगा। चलिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कल ही आपको बताया था कि 8वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार सृजन पर आधारित थी। हम लोगों ने क्या किया, रोजगार को बढ़ाना चालू किया, क्योंकि कृषि पर हमने पहले में देख लिया था तो हमारा पेट भी भर गया था, उद्योग भी हमने लगा रखे थे। तो फिर हमने रोजगार सृजन पर अपना ध्यान केंद्रित किया और 8वीं पंचवर्षीय योजना बेसिकली रोजगार सृजन पर केंद्रित थी। 38, किसके द्वारा सतत विकास शब्द को गढ़ा गया था? सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, ठीक है, लगातार। तो लगातार विकास शब्द को किसके द्वारा गढ़ा गया था, किसने बनाया था? योजना आयोग ने, निकोला टेस्ला ने, संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग के द्वारा सतत विकास शब्द को बनाया गया था। 39, हाँ भैया ये आपके मतलब की चीज़ है, बताओ। यूथ क्लब का अध्यक्ष किस प्रकार के नेता का उदाहरण होता है? आप सब लोग अपने अपने गैंग में अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। हम भैया इसके अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ये सारे अध्यक्ष जो होते हैं, कॉलर बना दो, ठीक है। ये लो कॉलर, ये बन गई कॉलर, और कॉलर हमेशा ऊंची रहती है सभी अध्यक्षों की, ठीक है। तो अब आप हो यूथ कॉलेज के अध्यक्ष हो, तो ये किस तरह का नेता होता है बताओ? ये तो वो बन गया जयकाल, शक्तिमान वाला जयकाल बन गया, इस तरह से निकाले रहता था वो, जयकाल, जयकाल सा बन गया है। बताओ, यूथ क्लब का अध्यक्ष हैं आप, किस प्रकार के नेता का उदाहरण होता है? पेशेवर नेता? नहीं भैया, पेशेवर तो बहुत पढ़ा लिखा होता है। अप्रशिक्षित नेता, शीर्ष नेता है कोई नहीं। सही आंसर होगा अप्रशिक्षित नेता, ठीक है। क्योंकि जो भी यूथ क्लब का अध्यक्ष होता है वो कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको कोई अध्यक्ष करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, अपने आप ही बन जाते हैं। आज से भैया इस क्लब के अध्यक्ष हम हैं, ठीक है। तुम क्या हो भैया ये बताओ पहले, तुमने कौन सी नौकरी ले रखी है, कौन सी डिग्री कर रखी है, कोई मतलब नहीं है। तो ये जो होता है वो अप्रशिक्षित नेता होता है। अब आप कहोगे तो सर ऐसा तो सर फिर वो नेताजी लोगों के साथ में भी होता है। नहीं भैया, नेताजी लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता, वो अप्रशिक्षित नेता नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक कैटेगरी होती है, इतने वर्ष उम्र होनी चाहिए,
ये तो कंफर्म होता है ना, कुछ ना हो लेकिन एज क्राइटेरिया होता है भैया, इतने वर्ष उम्र होनी ही चाहिए। और जो यूथ क्लब का नेता होता है उसका कोई उम्र नहीं होता है, 40 वर्ष वाला भी यूथ कहला सकता है और 60 वर्ष वाला भी अपने आप को यूथ ही कहता है, ठीक है। तो जो यूथ क्लब का नेता होगा, जो यूथ क्लब का अध्यक्ष होगा, वो डॉक्टर जयकाल होगा, यानी कि अप्रशिक्षित नेता होगा, याद रखना। अब ये चित्र से आपको हमेशा याद रहेगा, सर ने डॉक्टर जयकाल बनाया था और डॉक्टर जयकाल एक अप्रशिक्षित नेता था, तो यूथ क्लब का जो नेता होगा वो अप्रशिक्षित नेता होता है। चलिए, आजकल तो सब लिखवा लेते हैं अपने गाड़ी के आगे, पता नहीं कौन सी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। अब भैया कौन सा युवा मोर्चा है, पहली बार सुन रहे हैं। और ये भैया किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, कौन सा किसान मोर्चा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, अप्रशिक्षित नेता होते हैं जो बेसिकली अपने मन से बन जाते हैं। बाकी सरकार के द्वारा और अगर किसानों के द्वारा अपने किसी नेता को चुना जाता है तो बहुत सारी चीज़ें देख करके उसके बाद में चुना जाता है, तो उनको हम प्रशिक्षित नेता कहेंगे। लेकिन जो यूथ नेता होते हैं वो अपने आप में अप्रशिक्षित नेता होते हैं। चलिए 40 नंबर, वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है। बताइए कौन सी संप्रेषण विधि है। व्याख्यान का मतलब समझ रहे हैं, लेक्चर। अब लेक्चर आप किसके सामने दोगे, व्यक्तिगत रूप से लेक्चर थोड़ी देने लोगे, क्योंकि अगर आपने किसी को व्यक्तिगत रूप से लेक्चर दिया तो वो इस तरह से हो जाएगा, भैया यार लेक्चर मत दो हमको, ठीक है ना, लेक्चर मत दो हमको। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्तिगत रूप से लेक्चर सुनना पसंद नहीं करता है। तो आप अगर कहीं पर भी लेक्चर देंगे तो एक समूह में ही आप व्याख्यान देंगे, आपके सामने ढेर सारे लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे और आप इस तरह से मंच पर खड़े रहेंगे, ये आप हैं, ठीक है। क्या बन गया ये, चलो डांस कर रहे हैं यार चलो मान लो डांस करके लेक्चर दे रहे हैं आप, ठीक है। और ये पूरी पब्लिक यहाँ पर बैठी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समूह हो जाएगा और ये आप हो जाएंगे। तो जो व्याख्यान होता है वो समूह के सामने दिया जाता है। अब ये ड्राइंग आपको हमेशा याद रहेगी और आपको याद रहेगा किसके अंतर्गत व्याख्यान आता है, समूह के अंतर्गत व्याख्यान आता है। आगे बढ़िए, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बताओ पहले, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह पटवारी वाले सीख करके गए थे प्रबंधन को, ठीक है। बहुत सारे लोग समझ में नहीं आ रहा था, सर प्रबंधन कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा है। तब हमने मैनेजमेंट पढ़ाया था और भैया मान के चलिए 300 साढ़े 300 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था एमपी पटवारी में। इसमें से भी होगा 660 में से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन सक्सेस जंक्शन के होंगे, ये कन्फर्म है। बस जो हम कहते जा रहे हैं आप वो करते जाइए बस। चलिए 41 देखिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भैया सिलेक्शन होने के बाद में, एग्जाम देने के बाद में। एग्जाम सेंटर से जब बाहर निकलना ना तो बाहर बहुत सारे लोग माइक लेकर खड़े होते हैं, ये लोग भैया माइक लेकर खड़े हैं और पूछेंगे भैया कहाँ पर आपने पढ़ाई की। तो भैया बेईमानी मत करना, अगर हमसे पढ़ाई की है तो वहाँ पर बोलना, हाँ शुक्ला सर से, सक्सेस जंक्शन वाले शुक्ला सर से पढ़ाई हमने की है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना किसी का भी नाम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्री में पढ़ रहे हो, जिससे पैसा दे करके पढ़े हो उसका नाम ले रहे हो, ऐसा मत करना भाई, है ना। इसीलिए पैसा नहीं रहे, वही हमारी गुरुदक्षिणा होगी। चलिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसका दर्शन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया जाता है तो किसके सहयोग से किया जाता है, तो वही सामने आएगा, केवल प्रजातांत्रिक नहीं भैया, केवल शब्द कहाँ पर भी लग जाए, अगर समुदाय में कहीं पर केवल शब्द लग जाए तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है। समुदाय का अर्थ है सबके लिए, तो केवल कहाँ से लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। शैक्षिक विकास, लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से, ठीक है। समुदाय क्या होता है, लोगों का एक समूह जो है मिलकर के समुदाय का निर्माण करता है। तो अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया जा रहा है तो लोगों की सहभागिता उसमें आवश्यक होगी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 42 देखिए, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को क्या कहा जाता है। नवाचार का मतलब आप जानते हैं, नवाचार का अर्थ है कि कोई भी नई चीज़ अगर आप कर रहे हैं, अगर कोई भी नई चीज़ अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, आप प्रयोग करेंगे। तो किसी नवाचार का परिणाम अगर आपको देखना है तो क्या करेंगे, प्रयोग धर्मिता, ठीक है ना। प्रैक्टिकल करते हैं तभी कोई नई चीज़ का निर्माण होता है। तो यहाँ से देख लेना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को हम क्या कहते हैं, प्रयोग धर्मिता कहते हैं। हमने प्रैक्टिकल किया, हमने प्रयोग किया, उसका रिजल्ट आ गया, इसी को हम क्या कहेंगे, नवाचार का परिणाम आ गया है, तो प्रयोग धर्मिता हम कहेंगे। आगे बढ़िए 43 देखिए, IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की मूल इकाई क्या होती है, बताइए। जो IRDP चालू की जाती है जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसमें मूल इकाई क्या होगी। कभी भी आपको गांव लगा करके नहीं आना है, गांव से एक स्तर ऊंचा होता है ब्लॉक, CD ब्लॉक आपका सही होगा, ठीक है। गांव को कंट्रोल कहां से किया जाएगा, ब्लॉक से कंट्रोल किया जाएगा गांव को, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। CD ब्लॉक जो होता है, ग्रामीण ब्लॉक जो होता है, IRDP जो है वहीं से शुरू की जाती है, तो IRDP की मूल इकाई ग्रामीण ब्लॉक हो जाएगा। आगे बढ़िए 44 देखिए, किसी भी समय प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाया गया भरोसा और योग्यता क्या कहलाती है। अगर किसी भी प्राप्तकर्ता, मान लीजिए आपने मैसेज भेजा, ठीक है, व्हाट्सएप पर, और सामने वाले को जिसको आपने भेजा है उसको भरोसा हो गया, उसकी तरफ से यस लिख करके आ गई,
ठीक है। तो उसने क्या किया आपके ऊपर उसने विश्वसनीयता की है, आपके ऊपर विश्वास किया है। कभी भी किसी के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो भले माता-पिता हों या कोई भी हो। अगर उसने आप पर विश्वास किया है तो आप विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। जैसे कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके माता-पिता ने पैसा दे कर के आपको भेजा है कहीं शहर पे, अगर शहर में भेजा है तो उनको ये विश्वास है, उनको ये भरोसा है कि मेरा लड़का-लड़की कुछ ना कुछ बन कर के घर पे आएगा। तो उन माता-पिता के लिए आपको क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है। उन माता-पिता की आँखों में चमक देखना है, आपको मेहनत करना है, क्योंकि उन्होंने विश्वसनीयता, उन्होंने विश्वास जताया है आपके ऊपर, ठीक है। तो आपके ऊपर अगर विश्वास जताया है तो आपको भी उनके विश्वास को रिटर्न देना होगा अपना सिलेक्शन लेकर के। और ये वैकेंसी बार-बार नहीं आती है, 660 पद हैं, 1 पद आपको मात्र चाहिए। अभी भी आपने तैयारी नहीं की है तो 199 वाला आप जो है नोट्स ले लीजिए। अगर उतना भी कवर करके जाते हैं, डेली हम एग्जाम एनालिसिस कराएँगे, सारी टॉप 100 हम आपको देंगे, सारी तैयारी हम करवा ही रहे हैं, ये नोट्स भी कवर आप कर लेते हैं तो 101% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन हो करके रहेगा, ठीक है। तो किसी भी समय प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाया गया भरोसा क्या कहलाता है, विश्वसनीयता कहलाता है। इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। माता पिता का अगर उदाहरण दे दिया तो समझ लीजिए उनसे ज़्यादा विश्वास आप पर और किसी ने किया ही नहीं है, ठीक है। बाकी और दूसरे लोगों के दूसरे विश्वास करता होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो भैया माता पिता द बेस्ट हैं, सबसे ऊपर माता पिता, उसके बाद बाकी कोई, ठीक है। चलिए 45, संप्रेषण का एसएमसीआर मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? फैक्ट वाला प्रश्न है। एसएमसीआर मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, बार्लो महोदय के द्वारा एसएमसीआर मॉडल दिया गया था। चलिए तीसरा पार्ट समाप्त, चौथा पार्ट शुरू हो रहा है, बाल विकास एवं देखभाल, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास भी कहते हैं। आइए देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको इसमें बहुत कह सकते हैं कि अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। वह रिफ्लेक्स मास जो प्रारंभिक संबंध में मददगार होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, पॉमर ग्रास रिफ्लेक्स कहते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स कहते हैं, या फिर स्टेपिंग कहते हैं। प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, अभी आपको अपनी भाषा में समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा पॉमर ग्राफ रिफ्लेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब क्या बात की जा रही है वो देखिए, वह रिफ्लेक्स मास जो प्रारंभिक संबंध, यानी कि आप हैं पिता, जितने भी पिता होंगे उनने ये महसूस किया होगा, और ये आपका बालक है, ठीक है, छोटा सा बालक है, मुस्कुरा रहा है, ठीक है, और ये उसकी हमने बॉडी बना दी, ये पैर बना दिए, ये हाथ बना दिए, ये रहा आपका, ये बच्चे का हाथ है, और ये हैं आप, ठीक है। अब चित्र क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इससे बहुत बहुत एकदम कनेक्टेड है ये चित्र, इसलिए आपको बना रहे हैं। ये आप हैं, ठीक है, और ये आपका हाथ है, ठीक है। ये देखो, वह रिफ्लेक्स मास जो प्रारंभिक संबंध में मददगार होता है, जब आपका बच्चा पहली बार आपकी हथेली को छूता है, पाम माने क्या होता है? पाम माने हथेली। जब आपका बच्चा पहली बार आपकी हथेली को छूता है तो क्या होता है? प्रारंभिक संबंध बन जाता है, आपका और उस बच्चे के बीच में एक हृदय से जुड़ाव हो जाता है, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि प्रारंभिक संबंध में मददगार कौन सी चीज़ होती है? पामर ग्राफ रिफ्लेक्स। पाम मतलब होता है हथेली, जब हथेली आपस में मिलती है तो वो क्या होता है? प्रारंभिक संबंध में सबसे मददगार होता है। तो पहली बार जब आप अपने बच्चे को हथेली के माध्यम से प्यार करते हैं, उसकी हथेली को छूते हैं, तो प्रारंभिक संबंध यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, पामर ग्राफ रिफ्लेक्स। बच्चे द्वारा हथेली का पकड़ना क्या कहलाता है? पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स कहलाता है। बच्चा जब पहली बार हथेली को पकड़ता है तो हम उसे पामर ग्राफ रिफ्लेक्स कहते हैं। ये सभी ने महसूस किया होगा, जिन लोगों के बच्चे हैं, माता हो या पिता हो, सब ने यह महसूस किया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 47, देखिए क्या कह रहा है। आईसीडीएस कार्यक्रम सेवा निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को पोषक आहार और इम्यूनाइजेशन प्रदान करती है? कौन से बच्चे को, कौन सी एज वाले बच्चे के लिए आईसीडीएस शुरू की गई है? सबको बताया है, कई बार बताया भाई, 1975 में आईसीडीएस शुरू की गई थी। किसके लिए? जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए आईसीडीएस योजना शुरू की गई थी। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48 देखिए, 48 क्या कह रहा है। 48 कह रहा है, निर्जीव चीज़ों को सजीव रूप में देखने की बच्चों की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? कैसे? आपने कहा बेटा वो जो चंदा मामा दिख रहे हैं ना, वो तुम्हारे मामा हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? डायनिज्म कहेंगे, एनिमिज्म कहेंगे, मैक्सिमम कहेंगे, या फिर उपरोक्त सभी? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि अगर बच्चे किसी निर्जीव चीज़ को, मतलब निर्जीव चीज़ है, मान लीजिए चेयर है, ठीक है, आप क्या करते हैं? ये रही चेयर, ठीक है। अब चेयर कैसे बनाएंगे? ये लो भैया, चेयर बना दे रहे हैं, 4 इसके पैर हैं, ये चारों कोने पर लगे हैं। चेयर को आप कहेंगे वो चेयर नहीं है, वो तुम्हारी सिस्टर हैं, वो तुम्हारा खिलौना, कोई भी नाम रख दो, ये चेयर अंकल हैं, ये चेयर मामा है, ठीक है। कहते नहीं है भैया ये चेयर मामा है, चंदा मामा है, ऐसे हैं वैसे हैं। तो निर्जीव चीज़ों को बच्चे सजीव मान लेते हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम एनिमिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमिज्म कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है राजस्थान में, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या पता यही प्रश्न आ जाए, फिर आपको ये क्या था समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए 49,
वह कक्षा जहाँ विलक्षण बच्चों को शिक्षा दी जाती है क्या कहलाती है? जो विलक्षण बच्चे होते हैं उनको शिक्षा जहाँ पर दी जाती है क्या कहलाती है? चलिए देखिए, सेल्फ कंटेंट क्लास, रिसोर्स रूम, स्पेशल रूम, रेगुलर क्लासरूम। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम रिसोर्स रूम कहते हैं। विलक्षण में बच्चे कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड होते हैं उनको भी हम विलक्षण बच्चे कहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत तेज होते हैं उनको भी हम विलक्षण बच्चे कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को जहाँ पर अलग से पढ़ाया जाता है उसे हम रिसोर्स रूम कहते हैं। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें रखी रहती हैं जो उन बच्चों के लिए रिसोर्स का काम करती हैं। चलिए 50 नंबर, पहले साल के अंदर ज़्यादातर शिशु अपने जन्मजात वजन से कितना बढ़ जाते हैं? मान लीजिए जब वो बच्चा पैदा हुआ उसका वजन था 1 किलो, तो बताइए 1 साल के अंदर वो कितना बढ़ जाएंगे? सही आंसर आप बता दीजिए, दुगना होगा, तिगुना होगा, 4 गुना या फिर उतना ही रहेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। अगर बालक आज 1 किलो का है तो 1 साल के अंदर वो 3 गुना बढ़ जाएगा, 3 किलो का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 51 नंबर, एपगर स्केल। एपगर स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक की वृद्धि के मूल्यांकन के लिए किया जाता है? फैक्ट वाला प्रश्न है, बताइए किसके मूल्यांकन के लिए एपगर स्केल का प्रयोग करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नवजात जो शिशु होता है उसको मापने के लिए, हम उसका वजन मापने के लिए, उसकी लंबाई मापने के लिए एपगर स्केल का यूज करते हैं। 52 देखिए, नेत्र गोलक पर अत्यधिक प्रभाव अगर पड़ जाए, अत्यधिक दबाव पड़ जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नेत्र गोलक का मतलब होता है जो गोल गोल आंखों के अंदर ये होता है ना, ये इसको हम नेत्र गोलक कहते हैं, आइरिस कहते हैं। इस पर अगर ज़्यादा दबाव पड़ जाएगा तो हम क्या क्या हो जाएगा, कौन सी समस्या हो जाएगी? ग्लूकोमा, रेफ्रैक्शन, मायोपिया, मोतियाबिंद। मायोपिया समझा दिया था, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया भी समझा दिया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो ग्लूकोमा नामक बीमारी है वो हो जाती है, ऐसे में आंखें सूख जाती हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोमा कहते हैं। जब नेत्र गोलक पर ज़्यादा दबाव पड़ता है तो ग्लूकोमा नामक बीमारी हो जाती है। 53 फैक्ट वाला प्रश्न है, निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी? आइए आंसर देखते हैं, आपने लगा लिया होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2007 में निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। 54 सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? सबको पता है भैया, ठीक है, कुछ सिंपल प्रश्न भी आते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। चलिए 55, 1 वर्ष तक शिशु में प्रायः कितने अस्थायी दांत आ जाते हैं? अगर बालक 1 वर्ष का है तो सामान्यतः कितने दांत 1 वर्ष के अंतर्गत आ जाते हैं? 3, 8, 5, 4। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 दांत उसके आ जाते हैं अगर शिशु 1 वर्ष का है। चलिए 56, गर्भावस्था में 2 महीने के भ्रूण की लंबाई कितनी होती है? अगर 2 महीने का भ्रूण हो गया तो उसकी लंबाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1 इंच या फिर 5 इंच? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 इंच उसकी लंबाई होती है। 57 देखिए, हाँ ये समझने वाला है। राधा हमेशा जोड़ घटाव करते समय हासिल का अंक जोड़ना भूल जाती है, वह किस प्रकार के रोग से ग्रसित है? तो हमने आपको कई बार बताया है, अगर गणित के अंकों को जोड़ने में, घटाने में, गुणा में, भाग में समस्या आए तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 58 देखिए, पहले डायरेक्ट पूछ लेते थे, अब डायरेक्ट नहीं पूछते, अब आपको क्या है, कंडीशन दे देंगे। ठीक है, कंडीशन से पूछेंगे। सुमन सुनने में असमर्थ लड़की है, कनिका एक सामान्य लड़की है, दोनों एक ही स्कूल में दाखिला लेते हैं, इस प्रकार के विद्यालय को क्या कहते हैं? जब घुमा करके पूछा है, कुल मिलाकर के आपसे क्या पूछा जा रहा था कि जहाँ पर एक ही छत के नीचे हर तरह के बालक एक साथ में पढ़ाई करते हैं, ऐसे विद्यालय को हम क्या कहते हैं? ऐसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? पहले आप लोग आंसर लगा लो, बताओ क्या होगा? ऑप्शन डी है समावेशी विद्यालय, अलग स्कूल, विशेष विद्यालय, सामान्य विद्यालय। सही आंसर होगा समावेशी विद्यालय। एक ही छत के नीचे जब हर तरह के बालक पढ़ते हैं तो ऐसी शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं और ऐसे विद्यालय को हम समावेशी विद्यालय कहते हैं। आगे बढ़िए, समावेशी वगैरह ये सब कुछ हमने बाल विकास PDF नंबर 2 में दे रखा है। जिन लोगों ने 199 वाला ले रखा है उनको पता होगा। 59, बच्चा किस अवस्था में परिवार के सदस्यों को पहचानना और उनकी नकल करना सीख जाता है? फैक्ट वाला प्रश्न है, आपको बता देते हैं। शिशु अवस्था के दौरान, प्रसव पूर्व अवस्था के दौरान, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिशु अवस्था के दौरान बालक अपने माता पिता को पहचान लेता है, अपने परिवार वालों को पहचान लेता है। राधे राधे बोलो बेटा, तो सब लोग राधे राधे बोलते हैं, मतलब कि आप लोग भी कमेंट कर दो राधे राधे, ठीक है। और बच्चा ताली बजाने लगता है, ताली बजाकर दिखाता है, हाँ राधे 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 करने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्चा नकल करना सीख जाता है। आप एक बार उसको सिखा देंगे तो वो सीख जाएगा। कौन सी अवस्था होती है? वो शिशु अवस्था होती है। इसी बात पर सब लोग जाते जाते राधे राधे कमेंट कर देंगे। 60 नंबर देखिए, CM राइज स्कूल की शुरुआत किस दिनांक को की गई थी? CM राइज स्कूल कब से शुरू किया गया था? 9 जून 2021, 11 जून, 13 जून या फिर कोई नहीं? सही आंसर आपका होगा, 1 मिनट, अपना खांसी आ रही है, पूरी तरह से नहीं सही हुए हैं लेकिन पहले से काफ़ी रिलीफ है। सही आंसर ऑप्शन 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
11 जून 2021 को सीएम राइज स्कूल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो 60 में से कितने नंबर आपके आए हैं? अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, 40 नंबर से ऊपर जिसके हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। 35 नंबर से जितने के हैं वो ठीक ठाक कंडीशन में है। हाँ, लेकिन अगर किसी के अंक 30 नंबर से कम है तो भैया समस्या है। ठीक है, तो आपको समस्या है, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। और आप लोग, जो लोग भी 40 नंबर या फिर 45 नंबर से नीचे रह रहे हैं, वो लोग तुरंत जो है 199 वाला PDF ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके 40-45 नंबर बढ़ करके 55 या फिर 58 नंबर हो जाएं, तो वो लोग तुरंत 199 वाला PDF ले लीजिए और आप अपने आप इस PDF को कंप्लीट करने के बाद में टेस्ट दे करके देख लेना, अपने आप आपको अंतर समझ में आ जाएगा। चलिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ऊपर दिए गए जो QR कोड है इस पर डायरेक्ट पेमेंट करके भी आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर लेना और जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम बताते रहते हैं भाई अगली क्लास कितने बजे आएगी, या कोई नई जानकारी होती है जैसे एडमिट कार्ड से संबंधित या कोई भी जानकारी होगी जो छोटी छोटी वीडियो हम नहीं बनाते हैं, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा फेसबुक पर सक्सेस जंक्शन के नाम से जो है पेज बना दिया गया है, सक्सेस जंक्शन नाम से पेज बना दिया गया है फेसबुक पर, उसको आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर लेना। वैसे अगली वीडियो से हम उसको लिंक दे दिया करेंगे। उसमें क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हम वहाँ पर लिख करके डालते रहते हैं, तो वो भी आप लोग पढ़ लिया कीजिए। छोटे छोटे आर्टिकल्स वहाँ पर डालते रहते हैं, तो वो आपके मतलब की चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम में मिल सकती हैं, तो उसको भी वहाँ पर कवर कर लेना। नहीं तो सर्च कर लेना, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो अगली बार हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, फेसबुक पर। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।